अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो लास्ट डिजीज है एसोफेगस की वो है कैंसर ऑफ एसोफेगस। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कैंसर की थोड़ी सी एपिडेमोलॉजी दी होती है, ये आप एक दफा देख लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यू सम टाइम एक आधा आ जाता है, लेकिन बहुत कम पेपर यहाँ से आता है। इन यूनाइटेड स्टेट कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस occur more than 3 times often in men as in women and most frequently African Americans, ये इन सब में ज्यादा होता है। कैंसर ऑफ एसोफेगस हैज अ मच हायर इंसिडेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग चाइना एंड नॉर्थर्न ईरान। ठीक है, ये वैसे देख लीजिएगा, यहाँ से आपको आता कुछ नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट। अच्छा, सबसे पहले कोई भी कैंसर करना है तो आप लोगों ने कैंसर में क्या करना है, रिस्क फैक्टर्स करने हैं कैंसर के। इसोफेगल कैंसर है तो इसके आप लोगों ने रिस्क फैक्टर्स करने हैं। अच्छा, आपदा यासिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपदा यासिन। जी सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मैं कुछ पूछता हूँ तो अगर अगर किसी को नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, लेकिन आप लोगों ने आंसर करना है। इसी तरह आपकी हेजिटेशन दूर होगी और इसी तरह आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी तरह एक दफा आप गलत सुनाएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम वो याद होगा। तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, कंफ्यूज और हेजिटेट नहीं होना। अच्छा, आप यासिन, इससे पहले हमने कौन सा कैंसर डिस्कस किया था? इसोफेगस से पहले हमने डिस्कस किया था कैंसर ऑफ ओरल कैविटी कल। जी सर। उसके रिस्क फैक्टर याद है आपको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें भी यही चीजें थी सारी, के स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको यूज, मैरिजोना, ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स में थे। ठीक है। तो इस कोई भी कैंसर करना है उसके रिस्क फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन कैंसर में से मोस्टली आता है रिस्क फैक्टर्स, दूसरा आता है कैंसर में से क्वेश्चन ज्यादातर साइन एंड सिम्टम्स, और थर्ड उसकी मैनेजमेंट में से नर्सिंग इंटरवेंशन सम टाइम आ जाती है। अच्छा, सबको इश्यू है आवाज का? नो सर। अच्छा ठीक है। और उसके अलावा मैनेजमेंट और टेबल्स आपने ब्रूनर के साथ साथ लाजमी करने हैं। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स में क्रोनिक इरिटेशन हो सकती है, यानी कि इसोफेगस में क्रोनिक इरिटेशन, जैसे कि आपका गैस्ट्रिक कंटेंट बार बार इसोफेगस में आ रहा है, तो जिसकी वजह से म्यूकस लाने की बार बार इरिटेशन हो रही है, इस वजह से आपको क्रोनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। या कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको एंड गर्ड जो है वो मोस्टली गर्ड की वजह से भी अगर क्रोनिक रहे तो उसकी वजह से भी आपका हो सकता है। लेकिन टेबल्स आप लोगों ने मस्ट करने हैं और एज इट इज ही करने हैं। टेबल्स बहुत जरूरी हैं। जो आपको समझ नहीं आएगी आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को डिस्कस कर दिया करूंगा साथ साथ। ठीक है, ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा बेरेट एसोफेगस, सर रिस्क जिसमें फैक्टर दोबारा बता दें। बेरेट क्रोनिक एसोफेगस में इरिटेशन, ठीक कंजप्शन है, ऑफ अल्कोहल और क्या? बेरेट एसोफेगस में ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है एसोफेगस की ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन, तो ये भी एक कॉज है एसोफेगल कैंसर का। 5-6 कॉजेज हैं सिर्फ इसके: क्रोनिक इरिटेशन, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, और गर्ड, और इसके अलावा बैरेट एसोफेगस। ये सिर्फ इसके कॉजेज हैं 5 से 6। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी आप सर लोगों को। गर्ड और बैरिटिसोफेगस एक ही नहीं होता? गर्ड की वजह से बैरेट एसोफेगस होता है। गर्ड होता है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस होता है कि इसमें जो एसोफेगल लाइनिंग है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पैथोफिजियोलॉजी आपको जनरल आइडिया होगा ये एक्चुअली होती किस तरह की है। ये मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, हाउएवर द इंसिडेंस ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस इज आल्सो इंक्रीजिंग। मोस्टली स्क्वेमस सेल होता है, लेकिन एडिनो सेल्स का भी समटाइम कार्सिनोमा होता है। ट्यूमर cells may spread beneath the esophageal mucosa directly into throat behind the muscle layer into the lymphatic. In later stage, obstruction of esophagus is noted with possible perforation into mediastinum and erosion into the great vessels. अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपने सिंपल ये एक चीज सबसे पहले बतानी है कि ये मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, लेकिन इंसिडेंस ऑफ एडिनो कार्सिनोमा भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आपने मोस्टली बताना है कि मोस्टली ये क्या होता है कि मिकोजा तक स्प्रेड होता है। ठीक है, यहाँ इसके अलावा ये मोस्टली मिकोजा तक होता है, लेकिन ये स्प्रेड कर सकता है मसल लेयर से लिम्फेटिक तक भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये इसोफेगल मिकोजा तक ही रहता है, लेकिन वहां से ये इनटू मसल लेयर और लिम्फेटिक में भी जा सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि लेटर स्टेज में अगर ये ज्यादा अरसे के लिए अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता तो इसोफेगस की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है और जो वेसल्स हैं वो उनकी इरोजन हो जाती है। ठीक है।
सर लिम्फेटिक क्या मतलब मसल्स लेयर तक तो जा रहा है, लिम्फेटिक लिम्फेटिक तक मतलब लिम्फ कैसे? नोड्स होते हैं ना आपके डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट जगहों पे जी जी लिम्फ वो तो नोड है। प्रेजेंट होते हैं, तो वो लिम्फ नोड जी तक जी, सेपरेट कर देता है। ठीक है, मतलब कि यानी ऑर्गन कि से बाहर इसको चला जैसे जाएगा। ब्लड कैंसर टाइप हो सकता है आपको, फिर लिम्फ से आगे अगर चला जाए तो। ठीक है, जी 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 ठीक है। तो यानी कि ये मेटास्टासिस हो जाएगा ना, फिर दूसरे ऑर्गन की तरफ स्प्रेड शुरू होना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने 2 से 3 लाइनों की इसकी करनी है। अच्छा, इसकी फिर आप लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सारी वही हैं जो आपने इसोफेगस में की हैं, क्योंकि यहाँ वही होगी, डिफिकल्टी इन सोलिंग होगी। डिस्फेजिया कहते हैं डिफिकल्टी इन सोलिंग, शुरू में सॉलिड होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लास्ट स्टेज पे जाएगा तो आपको लिक्विड भी आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर सेंसेशन ऑफ मास इन थ्रोट, क्योंकि वो आपको एक मास फील होगा थ्रोट में ट्यूमर टाइप। पेनफुल स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के आपको पेन होगी। सबस्टर्नल पेन या फुलनेस होगी, यानी कि चेस्ट में आपको पेन होगी। और लेटेस्ट स्टेज पे रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड विद होल ब्रेथ एंड हिकअप्स। और आपको लेटेस्ट स्टेज पे क्या होगा कि आपकी जो फूड है वो रिगर्गिटेट होगी, और इसके साथ आपको बैड ब्रेथ होगी उसके, और हिकअप्स भी होंगे। Patient first become aware of intermittent increasing difficulty in swallowing. As the tumor progress and obstruction become more complete, liquid cannot pass into stomach. Later symptom include substernal pain, persistent hiccup, respiratory difficulty and fall breath. यानी कि वो सेम सिम्टम दोबारा रिपीट की। अब इसमें आपने सिम्टम याद रखनी है कि सबसे पहले डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होगी, शुरू में सिर्फ सॉलिड की होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड भी आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा। बाद में क्या होगा कि सेंसेशन ऑफ मास इन थ्रोट फील होगा, हिकअप्स होंगे, फॉल ब्रेथ होगी ड्यू टू रिगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और सबस्टर्नल पेन और फुलनेस होगी। ये हैं इसकी मेन सिम्टम्स। ठीक है, डायग्नोस में इसकी वही कैंसर के लिए, हर कैंसर के लिए बायोप्सीज करवाते हैं। ठीक है, तो बायोप्सी करवाई जाएगी और इसकी एंडोस्कोपिक और अल्ट्रा अल्ट्रा सोनोग्राफी इसकी होगी। ठीक है, एंडोस्कोपिक और अल्ट्रासोनिक स्टडीज होंगी इसकी। बस ये इसकी 2 आपने नाम याद करने। अच्छा, मैनेजमेंट कैंसर की 3 तरह की आपको मैंने बताया था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। अब इस esophageal cancer is found at an early stage. Treatment goals may be directed toward cure. However, often found in later stage, making relief of symptoms is only reasonable. Treatment may include surgery, radiation, chemo, or combination of these. Standard surgical management include total resection of esophagus with the removal of tumor plus wide tumor-free margin, or with tumor occur in cervical or upper esophageal continuity. अच्छा जी, इसमें आपने सबने मोस्टली ये होना है कि अगर ट्यूमर आपके अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो हमारा ट्रीटमेंट गोल डायरेक्टली ये होता है कि हम उसको रिलीव करें, यानी कि उसको या रिमूव कर दिया जाता है या कुछ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये डायग्नोस होता है लेटेस्ट स्टेज पे, तो फिर एक ही गोल होता है कि जो सिम्टम है उसको रिलीव किया जाए, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन या इनका कम्बिनेशन यूज किया जाता है तीनों का। ठीक है, तो इसमें मोस्टली सर्जिकल प्रोसीजर यूज किया जाता है इसोफेजेक्टमी, यानी कि इसोफेगस को रिमूव कर दिया जाता है। और सम टाइम अगर ट्यूमर इसोफेगस से आगे स्प्रेड किया जाता है, हो जाता है, यानी कि इसोफेगस से दूसरे ऑर्गन्स में, तो वो जो जो साथ में मार्जिन है जहाँ जहाँ तक स्प्रेड हुआ है उनको भी रिमूव किया जाता है, और अगर लिम्फ नोड में है तो उस एरिया को भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से इसोफेजेक्टमी होती है, अगर उसे आगे स्प्रेड लिम्फ नोड तक हो गया है तो उन पार्ट्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है कि इसोफेगस की जगह ज्यूजिनम का पार्ट लेके उसको कनेक्ट किया जाता है ओरल कैविटी से स्टमक के साथ, ताकि आपका जो जीआईटी ट्रैक है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ये थी इसकी मेन मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। रेडिएशन, सर्जरी और कीमो तीनों यूज होती हैं। और सर्जरी में इसकी इसोफेजेक्टमी होती है विद ट्यूमर प्लस ऑफ वाइट। इसके साथ हम ट्यूमर फ्री मार्जिन और लिम्फ नोड्स का जो पार्ट है उसको भी रिमूव करते हैं, और बाद में इसको ग्राफ्ट किया जाता है यूजिनल के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इंटरवेंशन डायरेक्टेड towards improving patient nutritional and physical condition, preparation of surgery, radiation therapy and chemo। यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोगों ने सारा बताना है कि पेशेंट की जो है ना, मोस्टली जितनी भी नर्सिंग मैनेजमेंट होंगी ना उसमें 4 से 5 चीज़ें आपने जीआईटी में मस्ट लिखनी है। कि सबसे पहले क्लाइंट टीचिंग रिलेटेड टू सर्जरी, उसकी मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के बारे में उसको क्लाइंट की टीचिंग करनी है। दूसरा, अपने आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखना है, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करना है कि आपने डाइट किस तरह की लेनी है।
फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके वो इनटेक आउटपुट मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद अगर सर्जरी है तो आपने सर्जरी की मैनेजमेंट करनी है कि सर्जरी से प्री उसको केयर देनी है, पोस्ट ऑप में यानी कि सर्जरी के बाद उसने पोजीशन किस तरह मेंटेन रखनी है, कौन सी पोजीशन में नहीं बैठना या नहीं लेटना। ये ऑलमोस्ट आपके सारे जीआईटी में इसी तरह की नर्सिंग इंटरवेंशन होंगी किसी भी डिजीज की, ठीक है। तो इम्प्रूविंग पेशेंट न्यूट्रिशन और फिजिकल कंडीशन और वेट गेन, यानी कि आपने न्यूट्रिशन इस तरह की देनी है जिसमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होगी, और न्यूट्रिशन स्टेटस आप लोगों ने मॉनिटर करना है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है जिसमें आप लोगों ने उसको फॉलोअर पोजीशन, पहले आप लोगों ने उसको लो फॉलोअर पोजीशन में, फिर बाद में उसको आपने हाई फॉलोअर पोजीशन में करना है, ठीक है। यानी कि फॉलोअर हाई फॉलोअर होती है 90 डिग्री में यानी कि सिटिंग पोजीशन, और लो फॉलोअर होगी कि यानी कि 45 से 30 तक। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जिसमें एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो फूड ट्रेकिया में एस्पिरेट कर सकता है जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई खास नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। इसोफेगल कैंसर, सबसे पहले आप लोगों ने इसके कोजेज करने हैं कि कोजेज में आप लोगों ने बताना है कि ये हो सकती है ड्यू टू सबसे पहले इसमें इस क्रोनिक इरिटेशन हो सकती है, इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल या तंबाकू हो सकता है, गर्ड हो सकता है, या बेरेट एसोफेगस हो सकता है। उसके अलावा आपने ये स्क्वेमस और एपिडर्माइड, इन दोनों का कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि ट्यूमर जो है वो स्प्रेड कर सकता है सबसे पहले म्यूकस में, फिर म्यूकस से ये आगे भी दूसरे ऑर्गन जो हैं उधर भी स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें बताना है कि लेटेस्ट स्टेज में अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिसकी वजह से परफोरेशन हो सकती है और आप लोगों को डिफिकल्टी इन सोलिंग होगी। और इसके जो साइनस सिम्टम है उसमें आप लोगों ने सारे वही बताने हैं जो आप लोग नॉर्मल एक जीआईटी ट्रैक में अपने सारे किए हैं, डिस्फेजिया, सेंसेशन ऑफ मास, पेनफुल सोल्विंग, सबस्टर्नल पेन। और उसके बाद इंटरमीडिएट इंक्रीज डिफिकल्टी इन सॉल्विंग हो सकती है। ये सारे वही सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। मैनेजमेंट में आप लोगों ने बताना है कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज होगी। और उसके अलावा आप लोगों ने इसमें बताना है कि सर्जिकल प्रोसीजर में इसोफेजेक्टमी होगी। और लास्ट पे आप लोगों ने नर्सिंग मैनेजमेंट में बताना है कि आपने न्यूट्रिशनल और फिजिकल कंडीशन का ख्याल रखना है, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है, और उसके बाद पोस्ट ऑफ केयर देनी है जिसमें उसको फॉलोअर या हाई फॉलोअर पोजीशन में रखना है, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है जिसमें एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, ठीक है। और फीडिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में स्मॉल सिप्स देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को और कोई क्वेश्चन? हिकअप्स कहते हैं ये वो आपको हिचकी आना, ठीक है जी। सर्जरी किस, बिल्कुल सर्जरी में ये करते हैं कि पूरे एसोफेगस को ही रिमूव कर दिया जाता है। अगर पूरे एसोफेगस में स्प्रेड है तो पूरे एसोफेगस को, जहां तक आपका कैंसर स्प्रेड है अगर एसोफेगस से बियॉन्ड है तो उस पार्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है। जैसे लिम्फेटिक है तो लिम्फेटिक के पार्ट्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। एस्पिरेशन निमोनिया फैटल हो सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है अगर ये ज़्यादा सवेर हो जाए, प्राइमरी इसको रिवर्ट ना किया जाए तो। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? आज मैम हमने अगर सर अगर इसोफिजियोटॉमी हुई है तो फिर फेरिंग्स को स्टमक के साथ अटैच करते हैं। जी जब इसोफिजियोटॉमी हो जाती है तो फिर फूड कैसे से पैदा होता है? हम फेरिंग्स को स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। नहीं, यूजिनम जीएनएम लेते का हैं, पार्ट सोल्यूशन लाइक। यूजिनम को लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको लिया जाता है, ठीक है। उसको किसके साथ अटैच करते हैं? उसको फिर हम इसोफिगस तो रिमूव हो गया है। इसोफेगस की जगह अटैच किया जाता है स्टमक के साथ, ठीक है। ओके सर। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन? मीन सर जो फूड है वो डायरेक्ट फिर ना फेरिंग से कहाँ जाएगी? स्टमक में जाएगी? फिर आपके इसोफेगल वो जो जेजिनम का ग्राफ्ट है वहां से जाएगा आपके स्टमक में, स्टमक से फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके सर। अगर सारी रिमूव कर दी जाए फिर? हम यूजिनम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोस्टली सूटेबल होता है इसमें, क्योंकि इसके एक तो क्वांटिटी के लिहाज से भी जीआईटी में इसके एक अबंडेंट क्वांटिटी में होता है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो यूजिनम है ये मोस्टली फ्री ऑफ डिजीज होता है,
तो इसलिए इसको मोस्टली ड्यूजिनम को ही यूज किया जाता है। फ्री ऑफ डिजीज क्यों है? डेफिनेटली अगर कोई कैंसर ट्रीट नहीं होगा तो वो डेथ की तरफ ही लेके जाएगा। कोई भी डिजीज है उसके एंड तो डेथ ही है, ठीक है, अगर वो ट्रीट नहीं होती तो। क्योंकि कैंसर है ये आपके लिम्फेटिक में जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड कैंसर होगा तो फिर वो डेफिनेटली एट द एंड तो फिर डेथ ही है उसकी। अच्छा जी, इसके अलावा सर ड्यूजेनियम फ्री ऑफ डिजीज क्यों है? जिजरे में बहुत कम डिजीज होती है ना, क्योंकि बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में ही होता है ना, इसलिए। और यहाँ से फूड इजीली पास आउट कर जाती है। ओके। ओके, यहाँ तक ये स्लाइड्स आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ आज हमने कंप्लीट किया है माउथ और इसोफेगल डिसऑर्डर, यार हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई हैं। कल से हमने जो वो स्टार्ट करना है वो है हमारा सेकंड। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बुक से आपको बताऊं। बुक आप लोगों के पास है, सबके पास? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं बुक से आप लोगों को थोड़ा सा इसका गाइड करता हूँ कि बुक से आप लोगों ने इसको किस तरह लेके चलना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने मोस्टली जो डिसऑर्डर्स करनी है वो करनी है कंटेंट की। ठीक है, कंटेंट की कोई भी डिसऑर्डर आप लोगों ने मिस नहीं करनी, वो आप लोगों ने सारी करनी है। लेकिन जो कंटेंट में नहीं है उनकी आप लोगों ने डेफिनेशंस आप लोगों को आइडिया होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। इनके एक एक लाइन के आप लोगों को एक दफ़ा जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा, वो आप लोगों ने करनी है। और जो टेबल्स हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने, ठीक है। टेबल्स आप लोगों ने मस्ट करने हैं, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल्स आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने, टेबल्स आप लोगों ने अच्छी तरह करने हैं। अच्छा, यहाँ से अब जैसे हम स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोगों ने कल हमने ये की थी डिसऑर्डर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अगर स्लाइड्स देखेंगे तो सारा एज इट इज वही लिखा है। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है, यहाँ उसके साइन एंड सिम्टम्स लिखे हैं, और उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर्स लिखे हैं और मैनेजमेंट। यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही करनी है। हर डिजीज के आप लोगों ने उसी तरह बस साइन एंड सिम्टम्स के नाम याद कर लेने हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो करने हैं, टाइप्स हैं तो वो करनी है। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपने ये करनी है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा दिए होंगे तो न्यूप्लाज्म और कैंसर एक ही है, वो आप लोगों को कैंसर करेंगे तो वो उसी में आपको कवर होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, जब अब जैसे देखिए कैंसर ऑफ ओरल कैविटी है ये, जहाँ बहुत लेंथ लिखा है, तो ये जो स्टार्टिंग है ना, यहाँ से आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये आप लोगों ने जस्ट रीड करना है। इधर कुछ रिस्क फैक्टर्स मेंशन है। रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर ओरल कैविटी फ्रेंड्स इंक्लूड सिगरेट, सिगार, पाइप स्मोकिंग, यूजर स्मोकर्स, टोबैको, एक्सेसिव अल्कोहल। तो ये जो चीज़ें मेंशन है ना, जस्ट रिस्क फैक्टर्स, वो आप लोगों ने यहाँ से कर लेने हैं। और यहाँ आपने कुछ डिटेलिंग करनी है। पैथोफिजियोलॉजी 2-3 लाइन की है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिस तरह मैंने आपको बताई थी 6 से 7, वो आप लोगों ने करनी है। असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के सिर्फ नाम। मेडिकल मैनेजमेंट में आप लोगों ने अगर कोई मेडिसिन है तो उसके नाम, और सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसके नाम। और नर्सिंग इंटरवेंशन में आप लोगों ने कोई से 5 से 7 नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है। अच्छा, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर यूएचएस में पूछे जाते हैं। इस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी। अब आपने इसको क्या करना होता है, आपने सिर्फ हेडिंग्स करनी है। आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपने क्या करना है कि ये 8 से 9 हेडिंग्स हैं। आप प्रमोटिंग माउथ केयर, मिनिमाइज पेन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो आप लोगों ने ये सारी हेडिंग्स कर लेनी है। और फिर ये आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग के अंदर इनकी डिटेल्स नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने सारा एचएन करना है। अगर एक एक लफ्ज आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों ने सिर्फ स्मार्टली स्टडी करनी है, हेडिंग्स सबकी करनी है और अच्छी तरह याद करनी है। अंदर से ये जो चीज़ें हैं प्रमोटिंग माउथ केयर वगैरह, ये सारा कुछ आप लोगों ने खुद लिखना है, और अंदर से कुछ पूछेगा भी नहीं आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है, ये आपका नहीं है। इसी तरह जो जो आपके हैं वो आप लोगों ने सिर्फ करने हैं। अच्छा जी, डिसऑर्डर्स ऑफ इसोफेगस आगे स्टार्ट हो जाती हैं।
ठीक है, इन सबको आपने उसी तरह करना है। जैसे क्लेजिया है, ये आज हमने डिस्कस किया, ये यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फाइंडिंग और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और अगर आप रीड करेंगे ना तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपने स्लाइड में ना की हो। तो सारा कुछ वही है, आप लोग इसको रीड कीजिएगा, ये इजी चीज़ें आपको इजीली समझ आ जाएंगी। समझ के लेकिन आप लोगों ने करना है, डिजीज़ को जहन में रखी कि डिजीज़ है क्या। इसी तरह हाइटल हर्निया है, वही चीज़ें हैं, टाइप सारा कुछ, डायवर्टिकुलम का बताया हुआ है इनको। मतलब जिस तरह आपको मैंने बताया है, मैनेजमेंट सारी चीज़ें वो आप लोगों ने साथ साथ करनी है। बाकी जो जो चीज़ें हैं आपने करनी है, बाकी टेबल्स इधर कोई सच नहीं दिया हुआ, तो अगर कोई टेबल साथ दिए होंगे तो वो आप लोगों ने साथ साथ मस्ट करने हैं। इसमें ऐसा कोई इस चैप्टर में टेबल नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें जो आपको ऑलमोस्ट स्लाइड्स वाली हैं वही आप लोगों ने करनी है। अच्छा जी, यहाँ तक इसोफेगल और ओरल डिसऑर्डर सबको क्लियर है? सर आपने बैरिट Yes, इसोफेगस का sir. क्या बताया था, मुझे सही समझ नहीं आई थी, एमसीक्यूज आवाज ब्रेक हो आपको रही मैं थी। बुक दूंगा, आप लोगों ने उधर से करने हैं, ठीक है? क्या कह रही हैं आप? सर आपने बैरिट इसोफेगस का जो बताया था ना, वो मुझे सही समझ नहीं आया था, आवाज ब्रेक हो रही थी, पैरेट एसोफेगस प्लीज में ये बता। होता है कि जो म्यूकस लाइनिंग है ना एसोफेगस की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है एसोफेगस की। अच्छा जी, अब आपका टेस्ट है सैटरडे को। सैटरडे को मैं आपको पहले टेस्ट लूँगा, 15 मिनट, ऑलमोस्ट 15 मिनट का टेस्ट होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा वो। सैटरडे को पहले आपका टेस्ट होगा डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ, ओरल कैविटी और एसोफेगस, ठीक है? सर ये मेरी इवनिंग ड्यूटी हो गई, प्लीज टाइम चेंज कर दीजिएगा। लेकिन टेस्ट का टाइम तो यही होगा ना बच्चे। सैटरडे को आपकी इवनिंग ड्यूटी है। अच्छा, जी सर। टेस्ट की टाइमिंग हम 8:30 रख लें, ठीक है? वो आपका 15 से 20 मिनट का टेस्ट होगा, वो इतना टाइम तो आप सारे निकाल ही लेंगे 8:30 पे। जी सर 8:30 रख दें। वो मेडिसिन वाला टेबल नहीं आप लोगों ने करना जो गट का है, उस तरह के टेबल्स नहीं आते। टेबल्स मैं आपको साथ साथ बता दिया करूंगा बुक से जो आप लोगों ने करने हैं। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। ये मेडिसिन वाले टेबल्स जितने भी होंगे ना, आपने कोई भी नहीं करना, वो टेबल्स आपको कभी भी यूएचएस में नहीं आएगा। सर एमसीक्यूज वही होंगे जो हमने पढ़े हैं, जैसे साइन एंड सिम्टम मैनिफेस्टेशंस वगैरह। जी बिल्कुल, एससीक्यूज हो भी सकते हैं और मे बी ओनली एमसीक्यूज हों, ठीक है? तो एससीक्यूज मैं आपसे सुन भी सकता हूँ, वाइवा भी आपका ले सकता हूँ, लेकिन एमसीक्यूज मस्ट होंगे, उसमें एमसीक्यूज बेस्ड प्रैक्टिस करनी है और आपके सारे एमसीक्यूज इस बुक से कवर होंगे। ओके सर। ऑलमोस्ट 15 एमसीक्यूज होंगे, तो वो मैं आपके 8:30 PM ऑन सैटरडे। ओके 39:1। अच्छा, आपने जो टेबल मुझे कह रही थी वो आप लोगों ने नहीं करना, लेकिन जो मेडिसिन का टेबल है ना वो आप लोगों ने नहीं करना। इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन? टाइमिंग सबके 15 मिनट निकल जाएंगे ना आप लोगों को? किसी की ड्यूटी या कुछ और इशू तो नहीं है सैटरडे को? ठीक है, सैटरडे को 8:30 पे आपका टेस्ट होगा, आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करके देना है। ओके ठीक है। अच्छा, वो मुझे टेबल अभी मिल नहीं रहा, लेकिन वो आप लोगों ने टेबल जो है ना वो करना नहीं है। अच्छा, ये इधर है, इधर गर्ड के पास तो नहीं है। अच्छा, वो नहीं मुझे, लेकिन आपने मेडिसिन का कोई भी टेबल जो है वो नहीं करना, ठीक है? बाकी किसी और का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, बाकी इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स ऑफ, वो आपको मैं बता दूंगा, वो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जितने भी हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। इस बुक के एक्चुअली पेजेस और हैं कुछ, ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह सर। जी क्या क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें आप। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। किसी का क्वेश्चन हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।